नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जो हमने सेशन स्टार्ट किया था, जो सीरीज, उसमें हमारा जो स्टैटिक का पोर्शन हमने स्टार्ट किया था, उसमें पहले सेशन में हमने क्या देखा था, उसमें देखा था हमने शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद से हमने शास्त्रीय संगीत देखा था। उसी सीक्वेंस में, उसी कड़ी में हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, नया सेशन है। इसमें हम जो हमने म्यूजिक देखा था, शास्त्रीय और लोक संगीत देखा था, उससे जुड़े हुए और सवाल और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल इस सेशन में है। इनके साथ में हमारी जो चित्रकला है, देखिए थंबनेल में लिखा है संगीत, त्योहार, जो फेयर और फेस्टिवल होते हैं, त्योहार होते हैं, उसको भी हम हमारे स्टैटिक के पोर्शन में आता है। वो वहां से सवाल बनते हैं, अच्छे खासे सवाल बनते हैं। उसके बाद से जो चित्रकला मतलब कि पेंटिंग की बात हो रही है, वो भी हम समझेंगे। उससे रिलेटेड जो सवाल है वो भी हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक वाला पोर्शन जो होता है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये सवाल छूट जाते हैं बच्चों के। लेकिन इस सेशन को अटेंड करने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ, ये सेशन करने के बाद से आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल है, जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो आपके सामने दिखेंगे। तो ये क्लास हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन के फॉर्म में अपना सेशन, ठीक है। तो देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल कौन सा है। देखिए, हमने शास्त्रीय और लोक संगीत देखा था लास्ट क्लास में। उसी से जुड़े हुए कुछ सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं, इंपॉर्टेंट सवाल वो इस सेशन में रहेंगे, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपके ये सवाल दिख सकते हैं और इन्हीं से घुमा फिरा के हर एक सवाल आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखते हैं ये सवाल। उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों मतलब कि जो ऊंट सवार जो लोकगीत से किस हिंदुस्तानी संगीत शैली की उत्पत्ति हुई है। पहला है हमारा ऑप्शन ध्रुपद, दूसरा है ख्याल, इसके बारे में हमने इसके पहले वाले सेशन में बात किया था। ठुमरी, इसके बारे में भी हमने बात किया था। और जो हमारा आखिरी ऑप्शन है टप्पा, ये इसके बारे में हमने देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्या आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और सी, डी में से, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा बताइए। हमारा आंसर होगा टप्पा, ठीक है। ऑप्शन डी, टप्पा संगीत की उत्पत्ति पंजाब व उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट चालकों के लोक गीतों से हुई। जैसे देखिए, ऊंट चालक होते हैं ना, वो जाते हैं और गुनगुनाते हैं, उसके बाद से वो एक तरीके की धुन उत्पन्न करते हैं। और जैसे क्या है ना कि अकेले चलते हैं, उसके बाद से ग्रुप में चलते चलते, उसके बाद से वो उनकी जो लोक संगीत है उसकी उत्पत्ति हुई, उसका नाम है टप्पा म्यूजिक, ठीक है। और कहां पे हुई ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे इस सवाल में तो आपको दिख गया कि उत्तर पश्चिम भारत, ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत आपको इस सवाल में दिख गया। लेकिन क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में टप्पा जो संगीत है वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर पश्चिम, उसमें हमारे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। हमारे आते हैं पंजाब आता है, उसके बाद में राजस्थान आता है। और जो हमारा टप्पा संगीत है उसके फीचर्स क्या है, यह तेज गति और लयबद्ध पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है। उसमें बहुत तेजी से, तेज मतलब पिच हाई नहीं होना, तेज मतलब कि उनकी फ्रीक्वेंसी मतलब जल्दी जल्दी गाना, ठीक है। और लयबद्ध तरीके से, इसमें तेज, जटिल और उछलती हुई तानों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि जो ऊंट होता है उसकी चाल कैसी होती है, उछलती हुई चाल होती है। उसी तरीके से इसका जो लय है, ताल है, वो उछलता हुआ होता है। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे टप्पा संगीत के बारे में। और इसे किसने स्टार्ट किया, किसने पॉपुलराइज किया, ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो किसने पॉपुलराइज किया, मियां गुलाम नबी शोरी। मियां गुलाम नबी शोरी जी ने। यह भी आपको पता होना चाहिए। पर्सनालिटी से रिलेटेड एग्जामिनर बहुत सवाल पूछता है। हर एग्जाम में एक सवाल आ जाता है पर्सनालिटी से रिलेटेड। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मियां गुलाम नबी शोरी किससे रिलेटेड है। यहां पे म्यूजिक का नाम दे देगा, वही सेम ऑप्शन रखेगा, बस लिख देगा कि पर्सनालिटी रिलेटेड टू विच म्यूजिक, ठीक है, इस तरीके से। और ये देखिए,
ये प्रेम और भावनात्मक विषयों को दर्शाता है। कौन सा संगीत? टप्पा संगीत। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल के तरफ। देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल कौन सा है। देखिए, काफी बेहद ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपके सामने। ये सवाल आपके सामने है, ये आपको किसी न किसी एग्जाम में इसी से रिलेटेड मिल सकता है। ये एग्जाम में या तो आया होगा या तो आने वाले एग्जाम में मिल जाएगा, ऑप्शन से भी मिल सकता है। ठीक है, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। विलंबित और द्रुत निम्नलिखित में से किस गायन शैली के प्रकार हैं? ठीक है, जैसे गायन शैली मतलब कि कोई भी गीत है, संगीत है, उसको किस तरीके से गाया जाता है, उसकी शैली क्या है। वो बहुत ही तेज गाया जाता है, बहुत ही धीमे गाया जाता है, लयबद्ध तरीके से गाया जाता है, इसी को शैली हम लोग बोलते हैं। तो उसमें पूछा जा रहा है कि विलंबित और द्रुत किस गायन शैली के प्रकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है, वही ध्रुपद, ख्याल, टप्पा अभी हमने देखा। ठीक है, उसके बाद से हमारा ऑप्शन डी है, ठुमरी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आइए देखते हैं। ठीक है, आपको अगर आता है ना, अगर आपको सवाल का आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताइए उसको। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और कमेंट करके बताइए। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका क्या, विलंबित और द्रुत पार्ट ऑफ ख्याल सिंगिंग। देखिए, ख्याल इससे पहले हमने डिस्कस किया था ख्याल संगीत के बारे में। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये हमारा शास्त्रीय है, शास्त्रीय संगीत है या फिर लोक संगीत है। इससे पहले वाले सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। तो विलंबित और द्रुत ख्याल गायन के भाग हैं। विलंबित मतलब विलंब होना, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते। देखिए, आपको सवाल के कीवर्ड्स अगर पता है तो वो आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपको कीवर्ड, जैसे विलंबित धीमी गति शुरुआत में गाया जाता है, और जो द्रुत है, द्रुत वो तेज, दूसरा भाग जो होता है उस संगीत का, उसको तेज गति में गाया जाता है, और ये काफी ज्यादा रोमांचित होता है। क्या होता है, काफी ज्यादा रोमांचित होता है। और आप देखते हैं ना कि संगीतकार होता है, जब वो संगीत का आखिरी पड़ाव होता है, मतलब दूसरा भाग, ध्रुत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है कि उसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है और वो संगीत काफी तेजी से गाया जाता है। ठीक है, वो गाता है, तो उसी की बात हुई। यहाँ ऊर्जा बढ़ता है और प्रस्तुति का समापन करता है। मतलब जो अगर किसी संगीत को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, तो पहला पार्ट विलंबित, वहां पे धीमी गति से आगे बढ़ेगा, और जो द्रुत दूसरा भाग है उसमें तेजी से संगीत को समापन करेगा संगीतकार। ठीक है, इस तरीके से कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, उससे आपका ये सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर होगा, ख्याल। और आप हमें कमेंट करके बताइए ये शास्त्रीय संगीत है या लोक संगीत है। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत रूप महाभारत की कहानियों पर आधारित है। देखिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। महाभारत, रामायण से रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ, उससे संबंधित कोई भी सवाल होता है, उससे संगीत से रिलेटेड, नृत्य से रिलेटेड, हमने देखा था इससे पहले वाले सेशन में कि नृत्य से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, महाभारत से, रामायण से, उसके बाद से जो भी वहां की सांस्कृतिक पारंपरिक नृत्य है उनसे भी सवाल बन के आते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपसे सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत रूप महाभारत, यहां पे महाभारत की बात हो रही है, महाभारत की कहानियों पर आधारित है। आपके सामने है पोवाड़ा, भगवती, अल्लाह, इसके बारे में हम अभी देखेंगे, अभी हम बताएंगे, लेकिन देखेंगे कि क्वेश्चन फॉर्म में। और हमारा ऑप्शन डी है, पंडवानी। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है आपको, क्या आंसर होगा, हाँ बताइए। इसमें जो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, पोवाड़ा, भगवती, अल्लाह और पंडवानी, महाभारत से रिलेटेड है, तो कुछ थोड़ा सा चमक रहा होगा, थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड होगा। तो देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। हमारा आंसर होगा पंडवानी। एक लोक संगीत एवं कथात्मक शैली है, एक लोक शैली। शास्त्रीय जो हमने देखा था कि शास्त्रीय है या फिर लोक संगीत है, उसमें से हमारा ये क्या है, लोक संगीत, और उसकी उत्पत्ति कहां हुई। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लोकेशन बेस्ड सवाल। देखिए, आपसे एग्जामिनर कई तरीके से एक ही सवाल को कई तरीके से फ्रेम कर सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अगर आपके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको सवाल छूटेगा नहीं, आप देखते ही आगे बढ़ेंगे टिक करके सवाल। ठीक है, इसका ओरिजिन कहां, उत्पत्ति कहां हुई,
छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। एक तरीके से देखा जा सकता है कि हो सकता है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि हो सकता है कि जब मध्य प्रदेश से निकल के ही छत्तीसगढ़ बना है, तो जब मध्य प्रदेश है तो ऑटोमेटिक छत्तीसगढ़ से ये रिलेटेड है, इस तरीके से। और गायक पांडवों की कथाएं प्रस्तुत करता है। इस गायन के माध्यम से जो महाभारत में पांडवों की जो कृतियां होती हैं, उनकी जो वीर गाथाएं होती हैं, उनकी जो लड़ाइयां होती हैं, उनके क्या क्या वचन होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होता है। किसके माध्यम से? इस पंडवानी लोक संगीत के माध्यम से। और इनके जो अभी हमने डिस्कस किया ना पिछले सवाल में, कि जो पर्सनालिटी रिलेटेड होते हैं सवाल, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें फेमस प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई, कौन? प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई। और आपसे पूछा जाएगा कि अब देखिए स्टेट तो सेम नहीं है, अलग अलग हो गया है, तो आपसे पूछ सकता है कि तीजन बाई किस क्षेत्र से, किस राज्य से रिलेटेड है और किस लोक संगीत से रिलेटेड है। तो आपको ये पंडवानी यहां पे आपको पता होगा। और उसके बाद क्षेत्र की बात करेगा तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। किससे? छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहेगा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये सवाल आपने पहले देख लिया है। ठीक है, तो बढ़े अपने अगले सवाल की तरफ। कैसा लग रहा है सेशन? इंटरेस्टिंग है ना? जैसा अभी हमने बताया आपको कि ये सेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इंटरेस्टिंग है। जैसे अब हम अपने पारंपरिक संगीत के बारे में, नृत्य के बारे में, और उसके बाद से जो महाभारत का अगर डिस्कशन करें, इनके बारे में जानना बेहद जरूरी होता है। तभी तो आपको पता लगा कि हमारे जो शास्त्र हैं या फिर जो हमारे पूर्वज हैं, उनके बारे में इन्हीं के माध्यम से तो पता लगता है। जो रचनाएं हैं वो भी तो इसी के माध्यम से पता लगते हैं। संस्कार, ये सारी बातें हमें कहां से पता लगती हैं? इन्हीं सभी, यही हमारे सोर्स हैं, स्रोत हैं, सोर्स और स्रोत, यहीं से हमें पता लगता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारे सामने अगला सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था दो तरीके की शैली होती है। उत्तर भारत में कौन सी शैली होती है? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी संगीत। और दक्षिण भारत में कौन सा शैली होता है? दक्षिण भारत में बताइए, कमेंट करके आप बताइए। आपने सेशन में, हमने इससे पहले वाले सेशन में ये डिस्कस कर लिया है। तो यहां पे होता है कर्नाटक संगीत। और उससे कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए जो भी पर्सनालिटीज हैं, उनके बारे में भी हमने इसके पिछले सेशन में बात किया। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है, अगर आपसे वो सेशन छूट गया है, तो वो सेशन आप जाके, बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है, आप जाके उसको जरूर अटेंड करिए। ठीक है, तो यहां पे हमारा सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? यहां पे पूछा जा रहा है नहीं है। यह भी आपको ध्यान रखना है आपके सवाल में, कि अगर ऐसा ना हो कि आपको आता हुआ सवाल आपका गलत हो जाए। यहां पे आपसे पूछ लिया नहीं है, आपने टिक कर दिया, जल्दी जल्दी में देखा, अरे भाई हमको तो ये सवाल आ रहा है, और आपने कर्नाटक संगीत शैली से रिलेटेड को ऑप्शन दिखा, उसको सही कर दिया आपने। ठीक है, तो ये सवाल भी आपको ध्यान से पढ़े, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वर्णम, ऑप्शन बी है पल्लवी, ऑप्शन सी है चतुरंग, ऑप्शन डी है रागमलिका। इस सवाल के माध्यम से आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा जा रहा है कि कर्नाटक शैली से नहीं हिस्सा है, मतलब नहीं रिलेटेड है। इसका मतलब कि जो उसको छोड़ के अदर ऑप्शन है वो किससे रिलेटेड है? कर्नाटक संगीत शैली से। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? कर्नाटक संगीत शैली का हिस्सा नहीं है क्या? चतुरंग, ऑप्शन सी है हमारा चतुरंग। ये किससे रिलेटेड है? उत्तर भारत हिंदुस्तानी। यहां पे हमने देखा अभी हिंदुस्तानी संगीत, और ये कहां पे गाया जाता है, कहां पे प्रचलित है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है? उत्तर भारत में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है,
खोंगजोम युद्ध की संगीतमय कथा किस राज्य से प्रसिद्ध लोक संगीत है, किस राज्य से रिलेटेड है? इस तरीके से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन को रिफ्रेम कर सकता है। आपको क्वेश्चन रिफ्रेम करके आपको एग्जामिनर देगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, अगर आपके फैक्ट्स क्लियर हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, ये क्लास अच्छे से अगर आपने अटेंड किया है, तो आप निश्चित मान के चलिए कि आपका सवाल गलत नहीं होने वाला है आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो ये सेशन आप अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। इंटरेस्टिंग है कि नहीं, आप बताइए। ठीक है, मजा आ रहा होगा ये क्लास आपके लिए। तो जो देखिए, द म्यूजिकल नरेशन ऑफ बैटल ऑफ खोंगजोम इज पॉपुलर फोक म्यूजिक ऑफ विच स्टेट। यहां से पूछा जा रहा है कि किस राज्य से संबंधित है। आइए देखते हैं, नागालैंड, मणिपुर, केरल और अरुणाचल प्रदेश किस राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, मणिपुर। ठीक है, आइए देखते हैं उसके बारे में और डिटेल। ठीक है, तो मणिपुर खोंगजोम पर्व एक लोक गाथा शैली है, और उसके बाद से देखिए ये किसके बीच में हुआ, कब हुआ है, यह भी आपको जानना जरूरी है। देखिए यहां पे हम देख रहे हैं स्टैटिक का पोर्शन, लेकिन इसके साथ में ये हमारा इतिहास, हिस्ट्री का भी पोर्शन इससे जुड़ा हुआ है, तो वो भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो आपको जो सब्जेक्ट्स है ना, उनको अलग अलग पृथक करके नहीं पढ़ना है, एक साथ कनेक्ट करके पढ़ना है। अगर सोचिए कि अगर यहां पे ज्योग्राफी का लोकेशन पूछ दे, ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आपको कनेक्ट करके पढ़ना है, तो आपसे उससे क्या हुआ कि आप भूलेंगे नहीं उस फैक्ट को। ठीक है, तो देखिए कब हुआ था ये युद्ध? 1891 में, और किसके बीच में हुआ था? ठीक है, किसके बीच में हुआ था? मणिपुर के लोग और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में हुआ था ये युद्ध। कौन सा युद्ध? खोंगजोम पर्व। ठीक है, ये, और उसके बाद यह मणिपुर की पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग स्टाइल है। ठीक है, युद्ध में जो युद्ध की तो बात हमने यहां की ही, लेकिन यहां पे पारंपरिक संगीत है मणिपुर की, उसकी भी बात हो रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखते हैं आपके सामने अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल है हमारे सामने, पूर्वांग और उत्तरांग कर्नाटक संगीत के किस घटक के दो भाग हैं? देखिए आपसे यहां पे आपके सामने है कर्नाटक संगीत। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था दो तरीके की शैली होती है, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, इसमें हमने देखा था। तो वहीं से रिलेटेड सवाल है पूर्वांग और उत्तरांग। यहां पे पूर्वांग, ये देखिए की वर्ड्स हैं आपके लिए। पूर्वांग और उत्तरांग की अगर बात आपको करें किसी भी सवाल में, तो आपको वहां से समझना है कि ये कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरीके से आपसे एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, आपसे यही पूछ लेगा कि पूर्वांग और उत्तरांग किससे रिलेटेड है। ऑप्शन में दे देगा कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, उसके बाद से और दो ऑप्शन सी डी बना देगा, लेकिन आप वहां से टिक करेंगे कि किससे रिलेटेड है, कर्नाटक संगीत से। उसके बाद से आइए देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या है, अनुपल्लवी, रागमलिका, वर्णम और चरणम किससे रिलेटेड है, बताइए। वर्णम से। ऑप्शन सी है पूर्वांग और उत्तरांग, टू सेक्शन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ कर्नाटक म्यूजिक, किससे रिलेटेड है, वर्णम से। ठीक है, वर्णम कर्नाटक म्यूजिक, वर्णम पूर्वांग और उत्तरांग। जैसे कि कोई संगीत है, उसके अगर दो भाग में बांटे तो पूर्वांग मतलब कि पहले का भाग और उत्तरांग उत्तर का भाग। ठीक है, और जो फंडामेंटल कंपोजिशन होता है संगीत का, फंडामेंटल कंपोजिशन मतलब कि मूलभूत संरचना, मूलभूत संरचना, कर्नाटक संगीत की मूलभूत संरचना वर्णम से डिसाइड होती है, वर्णम को बोलते हैं, वर्णम को। ठीक है, इस तरीके से हमारे सामने ये सवाल है। और उसके बाद अगला आइए देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है आपके सामने। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, देखिए क्या कहता है, मांड। मांड किस राज्य का प्रसिद्ध लोक संगीत है, किस राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपके सामने है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है झारखंड, उत्तर प्रदेश, और आपके सामने है ऑप्शन डी राजस्थान। ठीक है, तो
ऑप्शन आपके सामने जो है ए, बी और सी, डी, तो कौन सा उत्तर होगा आइए देखते हैं। आपको पता है? आप कमेंट करके बताइए हमें। अगर आपको, देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन आप यहां पे डिस्कस हो रहा है, अगर आपको पता है उसके बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में, उसको आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, हो सके तो वहां से आपको एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज मिले और आपके माध्यम से आप कुछ बताएंगे तो अदर जो स्टूडेंट हैं उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं हमारे सामने इसके बारे में। देखिए, अभी हमने देखा कि उसमें ऑप्शन में महाराष्ट्र था, उत्तर प्रदेश था, राजस्थान था, तो क्या होगा आंसर? राजस्थान। और शास्त्रीय प्रभावित लोक नृत्य है, शास्त्रीय प्रभावित। ठीक है, उसके बाद से देखिए राजस्थान से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा? यह राजाओं और वीरों की प्रेम कथाओं पर आधारित है। ठीक है, प्रेम कथाओं के पर आधारित है। यह हिंदुस्तानी रागों से मिलता जुलता है, इसीलिए देखिए यहां पे शास्त्रीय प्रभावित बोला गया है, यहां पे शास्त्रीय या लोक नहीं बोला गया है। ठीक है, प्रभावित बोला गया है क्योंकि यहां पे मिलता जुलता हुआ, मतलब कि सिमिलर, उसके जो राग हैं, उसके जो छंद हैं, राग लय, उसकी जो संरचना है उससे मिलती जुलती है। और उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में कौन सी होती है? महाराष्ट्र में अभी हमने देखा था इससे पहले ऑप्शन में। ठीक है, तो वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है कौन सा? लावनी और पोवाड़ा। और झारखंड से झूमर और छाऊ, ये हमने देखा था पहले सेशन में, देखा था हमने। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कजरी, बिरहा, रसिया। ठीक है, ये रिलेटेड है। इसको आपको, जैसे एग्जामिनर होता है, आपके सामने सवाल है, लेकिन उसके एक तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन डी, लेकिन अदर भी हैं, इनके बारे में भी अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर उनके बारे में भी आपके पास फैक्ट्स हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारे सामने महाराष्ट्र से, झारखंड से और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कौन कौन से हमारे पास संगीत है और कौन कौन से लोक संगीत है। ठीक है, अब ये देखिए आपके सामने सवाल नंबर 8 है, कह रहा है कि अनबिद्ध संगीत का श्रेष्ठ रूप क्या है? ठीक है, अनबिद्ध संगीत का श्रेष्ठ रूप क्या है? ठीक है, आप बताइए। ऑप्शन ए है तिलाना, जवाली, तनम, तानम और अलाप। ठीक है, तो क्या होगा हमारा आंसर? आंसर होगा अलाप, डी, ऑप्शन डी। ठीक है, अलाप अनबिद्ध, मतलब कि इसको देखिए, अलाप होता है जो संगीत, अलाप संगीत होता है, उसका कोई रूपरेखा या स्ट्रक्चर नहीं, वो अनस्ट्रक्चर म्यूजिक संगीत होता है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर संगीत होता है, उसमें कोई शैली या फिर एक ऐसा कोई आपको रूल रेगुलेशन नहीं है कि इसी तरीके से आपको उसमें उतार चढ़ाव उस संगीत में करना है। संगीतकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, नहीं, वो संगीतकार अपने हिसाब से उसमें लय, उसको अपने हिसाब से गाएगा। ठीक है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है आलाप में। ठीक है, तो आपके सामने ये जो सवाल है कि ताल और शब्द से ये रेगुलेटेड, मतलब कि बंधा हुआ नहीं होता है, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है कि ताल आपको यहां पे ऊंचा, यहां पे नीचा, फिर ऐसे, नहीं, ऐसा नहीं है। संगीतकार के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है। और शब्द अभी हमने देखा था, आपसे डिस्कस किया था कि शास्त्रीय वो संगीत हो या फिर नृत्य हो, लोक नृत्य हो या संगीत हो, उसमें क्या भिन्नता है, वो क्या उसमें बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है जिसके कारण वो आपस में पृथक हैं एक दूसरे से, उसकी बात हो रही है यहां पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल कौन सा है। हाउ मेनी, व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए कितनी श्रुतियां निर्धारित की गई हैं? देखिए आपके सामने इस तरीके से भी सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जामिनर देखिए आपको कैसे भी आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आपको हर एक सवाल, जैसे आप जो संगीत पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फैक्ट्स है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए हाउ मेनी श्रुति हैव बीन फॉर्मुलेटेड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, आंसर क्या होगा? 22। पहले तो आप कहेंगे कि सर आपने बता दिया 22 होते हैं, लेकिन श्रुतियां ये क्या हैं? श्रुतियां क्या हैं? देखिए म्यूजिक का वो सबसे छोटा अंतराल, जैसे म्यूजिक संगीतकार संगीत उत्पन्न करता है, गाता है, तो वो सबसे छोटा अंतराल जो होता है उसी को हम लोग
सबसे छोटा अंतरा जिसको संगीतकार उत्पन्न कर सके, सबसे छोटा, और जो सुनने वाला है उसको सुनाई दे, वो श्रुति है। ठीक है, उसकी कितनी संख्या है? 22। उसकी संख्या कितनी है? 22। और इसको 7 शुद्ध सात शुद्ध स्वरों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। वो 7 क्या है? सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये 22 तो हमारी श्रुतियां हैं, श्रुति हमने बताया उसके बारे में। उसको 7 शुद्ध स्वरों में, उनके आधार पे 7 सुरों पे विभाजित किया गया, जिसको हम सारे गामा पधनी, ये आपको पता होगा। लेकिन आपको पता होगा उसमें, आपको पता होगा तो आप बोलते हो कि सारे गामा पधनी सा एक अलग है, लय को ही एक्सटेंड करके जो बोला जाता है वो सा आ जाता है। लेकिन हमारा कहां तक है? केवल 7 तक, पधनी, यहां तक है। ठीक है, उसके बारे में जो हमने देखा कि श्रुति क्या है? सबसे स्वर का सबसे छोटा अंतर, किससे? सबसे छोटा अंतर। और ये डिवीजन जो 7 में किया गया है, ये किसने किया? आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो भरत मुनि ने, भरत मुनि के द्वारा ये किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, हमारे सामने अगला सवाल है, आपके सामने अगला सवाल है, पढ़िए, देखिए क्या है, आपको आता है कि नहीं आता है। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपको अगर नहीं आता है कोई सवाल और यहां पे आपको पता लगता है तो वो आपको रिमाइंड अच्छे से रहेगा, लंबे टाइम तक रहेगा। ठीक है, देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के नियम के अनुसार एक राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? कम से कम की बात हो रही है। ठीक है, कम से कम की बात हो रही है। आपके सामने ऑप्शन है 4, 6, 5, 3। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी, 5। 5 होने चाहिए कम से कम। यहां पे बात हो रही है कम से कम की, कम से कम की बात हो रही है यहां पे। और ये 5 से 7 ये होगा। ठीक है, और 5 से अगर कम है तो उसमें कोई ताल नहीं होगा। ठीक है, जो हमने अभी बात किया सारे गामा पाधा नी, अगर 5 से कम है तो कोई उसमें सुर ताल नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए यहां पे बात हो रही है कि कम से कम कितने स्वर होने चाहिए। तो कितने होने चाहिए? 5, और 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्लास इंटरेस्टिंग है, आपको पता थी ये नॉलेज, ये फैक्ट्स। ठीक है, देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल है। विचित्र वीणा में मुख्य तारों के नीचे और समानांतर चलने वाले सहानुभूति मतलब सिंपैथेटिक तारों की संख्या लगभग कितनी होती है? ठीक है, देखिए अभी हमने बात किया श्रुति कितनी होती है, 22 होती है। उसको किसमें वर्गीकृत किया गया? 7 शुद्ध स्वरों में वर्गीकृत किया गया। और हमारे कितने स्वर होने चाहिए? कम से कम 5 होने चाहिए। उसके बाद से देखिए अगला सवाल आ गया आपके सामने कि विचित्र वीणा में मुख्य तारों के नीचे समानांतर चलने वाले सहानुभूति तारों की संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए? आपके सामने ऑप्शन है 16, 10, 12, 14। आपको पता है? हाँ बताइए। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 12। ये आपको पता होना चाहिए। वहां पे हमने देखा 22, यहां उसके बाद हमने देखा 5 कम से कम, और यहां पे 12। और ये किससे रिलेटेड है? हिंदुस्तानी संगीत। और ये जो वाद्य यंत्र है, विचित्र वीणा की बात हो रही है, ये लकड़ी से बना हुआ वाद्य यंत्र है।
ठीक है, इसमें कई बार आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि लौकी का यूज होता है एक तरीके से, एक तरफ से, और एक तरफ से लकड़ी का यूज होता है, और उन दोनों में तारों का जो आपस में जो अरेंजमेंट होता है वो करके उससे संगीत को उत्पन्न किया जाता है। और अब उसके बाद से उसको ये आपको कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है, विचित्र वीणा। विचित्र वीणा आपको दूसरे नाम से भी सवाल में पूछा जा सकता है। इसको अगर रिफ्रेम करेगा तो हिंदुस्तानी संगीत के बारे में रिलेट करके पूछ सकता है आपके एग्जामिनर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आईपीएल देख रहे हैं आप लोग? हाँ, मजा आ रहा है? कई आप में से तो कई लोगों का होगा कि जो फेवरेट टीम है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होगी, कई लोगों का होगा कि उनकी फेवरेट टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस देख लीजिए, एक तरीके से आरसीबी का परफॉर्मेंस देख लीजिए और राजस्थान रॉयल्स, उसकी तो बात ही अलग है। सूर्यवंशी, वो भाई साहब तो पता नहीं किस तरीके से खेल रहे हैं इस सेशन में। इससे पिछले वाले सेशन में भी वो बहुत अच्छे तरीके से खेले थे, लेकिन इस सेशन में सोचिए बुमराह जैसा एक वर्ल्ड क्लास बॉलर, उसके मतलब उनके पहले बॉल पे 6 लगाना और बोल के लगाना, मतलब आप अगर आप देखेंगे वो वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, अगर आप जाके देखेंगे तो उनसे पूछते हैं कि आपका इस सेशन में मतलब कि ये जो आईपीएल 2026 आप खेलेंगे तो उसमें आप क्या टारगेट रखेंगे, तो वहीं पे बुमराह और सूर्यवंशी बोलते हैं कि हमारा एक ही है सपना, एक तरीके से ड्रीम है कि हम अगर बुमराह की बॉल आए तो पहले बॉल पे हम 6 मारे, छक्का मारे। और देखिए ड्रीम उन्होंने बोला और वो इस सेशन में पहले ही बॉल पे छक्का मारा उन्होंने। ठीक है आइए देखते हैं अपना हमारा सवाल क्या है। राजस्थानी लोक संगीत से सामान्यतः कौन सा वाद्य यंत्र संबंधित है? देखिए अभी हो गया ना, अभी हमने देखा था लोकेशन बेस्ड, पर्सनालिटी बेस्ड, उसके बाद से ये सवाल आ गया हमारे सामने कि राजस्थान से रिलेटेड वाद्य यंत्र संबंधित है, कौन सा है वाद्य यंत्र। ठीक है, अभी हमने देखा, तो आइए हमारे सामने है तबला, शहनाई, ढोलक या मूर्चंग। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी मूर्चंग। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए मूर्चंग मतलब कि जैसे होता है ना, ये एक यहां पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है, और जैसे मोर का ये जो आगे का पोर्शन होता है, इसमें जो बजाने वाला होता है इसको अपने मुंह में रख के, जैसे मुंह में इसको रख के वहां से हवा के माध्यम से बजाता है, और काफी मतलब कि बहुत ही अच्छा संगीत उसमें से, बहुत ही अच्छा स्वर उसमें से उत्पन्न होता है, संगीत उत्पन्न होता है। आप इसको जाके यूट्यूब पे देखिएगा इस मोरचन को, उसके संगीत को कि कितना अच्छा है। ठीक है, जो म्यूजिक उत्पन्न हो रहा है संगीत उसके माध्यम से, हवा के माध्यम से इसका यूज करके कितना अच्छा सुरीला म्यूजिक उत्पन्न हो रहा है वहां से। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है ये? मोरचंग। और किस राज्य से? राजस्थान। और लोक संगीत की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, लोक संगीत की बात हो रही है, शास्त्रीय संगीत की बात नहीं हो रही है। ठीक है, देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल कौन सा है। आपके सामने अगला सवाल है आज का, द ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक ऑफ उत्तर प्रदेश featuring soulful melodies and often performed during wedding and festive occasion is known as। कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक संगीत जिसमें मधुर धुनें होती हैं और जो विवाह और उत्सव में गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पूरा डेफिनेशन ही आपके सामने इस सवाल के माध्यम से। तो ऑप्शन ए है मांड, अभी हमने देखा इस या किससे रिलेटेड है, किस क्षेत्र से, किस राज्य से रिलेटेड है। बाउल, पानी हरी, उसके बाद से ऑप्शन डी है गजरी। अभी हमने देखा था इससे पहले कि उसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, वहां पे हमने देखा था महाराष्ट्र से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, झारखंड से रिलेटेड है, वहां पे हमने देखा था ये। तो हमारा आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी कजरी। ठीक है, तो कजरी होगा ऑप्शन डी। तो ये देखिए, आइए इसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक लोक संगीत है, अभी हमने देखा कुछ सवाल में ही लिखा था, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा पारंपरिक लोक संगीत है। और कब गाया जाता है?
वर्षा ऋतु में सावन भादो में गाया जाता है, सावन भादो, ठीक है। और अभी उसमें लिखा था कि त्योहार में या विवाह के सेशन का जब महोत्सव आता है तो उसमें अधिकतर महिलाएं गाती हैं, जिसमें विरह जुदाई की भावना होती है, जुदाई की भावना है। आप घर से दूर रह रहे हैं, आपसे अच्छा भला कौन जान सकता है विरह क्या होता है। अपने माता पिता से दूर रह के, अगर आप, हो सकता है कि आप अभी घर पे हो, लेकिन जो बच्चे घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, वो इसको भली भांति जान रहे होंगे कि माता पिता से, घर वालों से दूर रह के जो पीड़ा, जो भाव उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, ठीक है। उसको बाद में, इस म्यूजिक की बात हो रही, कजरी की बात हो रही, बाद में यह अर्धशास्त्रीय सेमी क्लासिकल रूप में विकसित हुआ, ठीक है। उसके बाद से है कि ये देखिए, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, पिछला जो सेशन था शास्त्रीय और लोक संगीत का जो हमारा क्लास था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन सा घराना किस संगीत के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो कजरी है यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड और किस घराने से संबंधित है, बनारस घराने से संबंधित है। यह भी आपको फैक्ट्स याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से प्रसिद्ध कलाकार जो अभी हमने बात की, चर्चा की, अभी हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से रिलेटेड थी, वो पर्सनालिटीज को हमने देखा था। और यहाँ पे जो पर्सनालिटी है जो कजरी से रिलेटेड है, गिरिजा देवी हैं और छन्नूलाल मिश्रा जी हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए और आपको ध्यान रखना है। ये आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये गिरिजा देवी जी या छन्नूलाल मिश्रा जी ये किस क्षेत्र से या फिर किस संगीत से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद से जो हमारे ऑप्शन थे, दूसरे ऑप्शन थे हमारे, हमने नहीं देखा राजस्थान में, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया, राजस्थान से है बाउल, बंगाल का वो लोक संगीत है। उसके बाद पानी हरी राजस्थान का फोक सॉन्ग है, मतलब कि लोक संगीत है, ठीक है। इस तरीके से आप अगर पढ़ देंगे ना कि जो ऑप्शन में है उसके बारे में भी आपके पास और इंफॉर्मेशन है, तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। हमारे सामने अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अल्हा गायन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लोक गीतों की एक प्रमुख शैली है। आपके सामने ऑप्शन है आसाम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा इन चारों में से? असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। क्या होगा आंसर इसका, बताइए। अल्लाह है वो किससे रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अल्लाह इज अ ट्रेडिशनल फोक सिंगिंग, मतलब कि उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की क्षेत्र की पारंपरिक लोक गायन शैली है। यह अल्लाह और उदल वीरों की वीर गाथाएं प्रस्तुत करता है। इसके माध्यम से, इस संगीत के शैली के माध्यम से जो वीर हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र, वीरों की धरती, वहां के जो वीरों की गाथाएं हैं उनके बारे में उस संगीत के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। और उसके बाद से इसमें वीर रस की भावना, वीर रस का उपयोग किया जाता है, अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। और इस संगीत को कब गाया जाता है? प्रातः वर्षा ऋतु और ग्रामीण आयोजनों में गाया जाता है। देखिए आपके सामने कीवर्ड्स, आपको अगर इसको याद रखना है, ध्यान रखना है, तो कीवर्ड्स आप क्या निकालेंगे? उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र, उसके बाद में वीर रस, उत्तर प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड प्लस वीर रस। इस तरीके से अगर आप कीवर्ड्स को ध्यान रखते हैं, आपने सवाल में जो यहां पे आपने देखा कीवर्ड्स आपको पता है, तो आपका सवाल वो गलत नहीं होगा आपके सामने अगर आता है तो, ठीक है। देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल है कौन सी गायन शैली परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखावज के साथ प्रस्तुत की जाती है। आपके सामने जो ऑप्शन है तराना, ठुमरी, ध्रुपद और गजल। जो सवाल नंबर 15 है आज का, कौन सी गायन शैली के बारे में बात किया जा रहा है और पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखावज के साथ प्रस्तुत की जाती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। और आपके सामने तराना, अभी हमने ठुमरी का, इससे पहले वाले सेशन में हमने ठुमरी के बारे में बात की थी। उसके बाद से ध्रुपद की बात हुई, उसके बाद गजल हमने देखा था, बेगम अख्तर जी के बारे में हमने बात किया था, वो गजल से रिलेटेड है। और किस घराने से रिलेटेड है आप बताइए, हमने वहां पे डिस्कस किया था।
कमेंट करके आप बताइए, आपको पता है होगा शायद। ठीक है, आप अगर आपने सेशन अटेंड किया होगा तो आपको जरूर पता होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा इस सवाल का उत्तर क्या होता है। ध्रुपद, जो हमारा ये सवाल है उसमें ऑप्शन सी, ठीक है, ध्रुपद, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। ये आपको पता होना चाहिए, ये कीवर्ड्स है आपके लिए, और सबसे प्राचीन शैली है ध्रुपद। ठीक है, 2000 साल पहले का। ठीक है, उसके बाद से इसे परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखावज के साथ गाया जाता है। ये हमने देखा सवाल में, क्वेश्चन के माध्यम से खुद ये इंफॉर्मेशन है आपके पास। ठीक है, और यह राग की देखिए गंभीरता, जो राग होता है उसमें कितना गंभीरता है, कितनी जो ताल है उसमें गंभीर, भक्ति और गरिमामय प्रस्तुति पर केंद्रित है। ये कौन सा, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ध्रुपद की बात हो रही है। उसके बाद से यह कठोर नियमों और धीमी विस्तार, मतलब अलाप की बात हो रही है। जैसे अलाप होता ना, उसकी बात हो रही है। अलाप में हमने अभी देखा था कि पहले संगीत के पहले भाग में होता है कि धीरे से हमारा उसमें संगीत का जो होता है वो ऊपर उठता है सुर, और जो दूसरा भाग होता है मतलब उत्तर वाला भाग होता है, आखिरी भाग होता है, उसमें काफी तेजी से संगीत का सुर आता है। ठीक है, इससे पहले जो देखिए जो दूसरा ऑप्शन हमारे सामने थे तराना, ये फास्ट मतलब तेजी से गाया जाता है। तराना तेज लय और शब्दांशों पर आधारित गायन है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी धीमी। ठुमरी हमने देखा था, इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था, तो यहाँ पे प्रेम पूर्ण, हल्का और शास्त्रीय मुख्यतः महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से हमने देखा था कि गजल, एक तरीके से ये काव्य में उर्दू गायन हमने देखा था कि इससे पहले कि बेगम अख्तर जी के बारे में हमने बात की थी, उससे रिलेटेड उनको किस नाम से जाना जाता है ये भी हमने डिस्कस किया था। आप कमेंट करके बताइए किस नाम से जाना जाता है उन्हें। ठीक है, आपके सामने अगला सवाल है कि देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेशन है ये। आपके सामने जो भी इंफॉर्मेशन है वो कितने अच्छे तरीके से आपके सामने है, वो सवाल आपके सामने आने वाले एग्जाम में दिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, रिफ्रेम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही सवाल आएगा, इन्हीं ऑप्शन में से आपके सामने सवाल आ सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम यूनेस्को की अमूर्त मतलब की इंटेंजिबल की बात हो रही है, इंटेंजिबल की बात हो रही है, इंटेंजिबल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल पहले और नवीनतम मतलब फर्स्ट और लास्ट की बात हो रही है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, यहां से पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे पहला है और कौन सा सबसे लेटेस्ट है, मतलब कि सबसे जल्दी अभी लेटेस्ट में किसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो आप योगा, दिवाली, देखिए ऑप्शन में दिवाली दिवाली, इससे तो ये समझ में आ गया कि दिवाली होगा, तो एक तो हो गया। तो इसके बारे दिवाली को कब ऐड किया गया था, 2025 में, और किसके द्वारा ऐड किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद से आता है हमारे सामने इधर कि योगा है, कुंभ मेला है, दुर्गा पूजा है या फिर रामलीला है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, रामलीला सबसे पहले ऐड हुआ था। उसके बाद से सबसे लेटेस्ट जो ऐड हुआ है वो 2025 में दिवाली, और रामलीला कब ऐड हुआ था, योगा 2016 में, कुंभ मेला 2017 में, और दुर्गा पूजा कब ऐड हुआ था वो आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं आने वाले सेशन में वो बताऊंगा कि कब ऐड हुआ था। ठीक है, आपके सामने अगला सवाल है। देखिए अभी हमने बात किया था इस क्लास के शुरुआत में ही कि इस सेशन में हम जो हमारा म्यूजिक शास्त्रीय और लोक संगीत है उसके जो बचे हुए सवाल थे उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हमने ये कहा कि हम फेस्टिवल होते हैं जो उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद से पेंटिंग, चित्रकला की बात करेंगे, उससे सवाल रिलेटेड सवाल जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने जो देखा, हमारे सामने कितने सवाल थे अभी तक, 16 सवाल थे। ये हमारे संगीत से रिलेटेड
सवाल थे उसमें करंट केस से भी रिलेटेड ये सवाल था। इसके बाद से जो हमारा ये सवाल है उत्तरायणी फेयर ऑफ उत्तराखंड, देखिए इस तरीके से अभी इसके बाद से हम चित्रकला के बारे में बात करें, क्योंकि ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, इतने महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए कि आपसे एग्जामिनर पूछेगा इस सवाल को। ठीक है, तो आइए फटाफट देखते हैं और सारे कॉन्सेप्ट जो भी फैक्ट्स हैं उसको ध्यान रखते हैं और उससे आना हुआ जो भी सवाल होगा वो हम गलत नहीं करेंगे आने वाले एग्जाम में। तो उत्तराखंड का उत्तरायणी मेला किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? दिवाली से, दशहरा से, आपके सामने महाशिवरात्रि, उसके बाद से मकर संक्रांति। तो हमारा आंसर क्या होगा? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आपको पता है कब होता है? जनवरी के 14 या 15 तारीख को होता है। शुरुआत में ही, नए साल की शुरुआत में ही जनवरी के 14 या 15 तारीख को होता है। और यह आपसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड से मतलब कि किस राज्य से रिलेटेड है उत्तरायणी मेला। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य से, उत्तराखंड से, और ये मेला कहाँ किया जाता है ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपके सामने जो दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, अभी हमने देखा था इससे पहले वाले सेशन में यूनेस्को ने कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में कब शामिल किया था? इसे अभी हमने देखा था, कुंभ मेला अभी हमने देखा था ना, यहां पे देखिए, यहां हमने देखा था। फिर ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है 2015, 15, 18, 16, 17। ठीक है, तो कब ऐड हुआ था? कुंभ मेला यूनेस्को 2017 में। फिर उसका अर्थ है कि कुंभ मेला 4 जगहों पे आयोजित होता है और बेहद ही मतलब कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है हिंदू धर्म में। वहां पे लोग जाते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद से कुंभ मेला कब आयोजित किया जाता है ये भी आपको बेहद जरूरी है जानना। ठीक है, और कहां कहां होता है? प्रयागराज में होता है, उज्जैन में होता है, हरिद्वार में होता है, और कहां होता है? नासिक में होता है। ठीक है, इस तरीके से, और ये विश्व का सबसे बड़ा गैदरिंग होता है। अभी था, कब था? 2025 में था। कहां मनाया गया था? कुंभ मेला प्रयागराज में। कहां मनाया गया था? प्रयागराज में। देखा था आपने कहां कहां से लोग आके वहां स्नान कर रहे हैं, और उसका जो इंपॉर्टेंस है वो आपको जानना जरूरी है। लोग विदेशों से आ रहे हैं नहाने के लिए प्रयागराज, और ऐसे ही जैसे कभी जहां पे भी होता है, हरिद्वार में होगा, नासिक में होगा, वहां पे लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, और वहां उनका जो उसमें मतलब कि विश्वास है, फेथ है, उसको लेके बहुत ज्यादा मतलब कि उत्साहित रहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल कौन सा है। निम्नलिखित में से पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, रास मेला, गंगा सागर मेला, जयदेव केंदुली मेला, उसके बाद से रामकेली मेला, मालदा। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा हमारा? गंगा सागर, ऑप्शन बी गंगा सागर। जब गंगोत्री से होते हुए गंगा जी यूपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से होते हुए जब बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, तो यहां पे एक आइलैंड है, उसका नाम है क्या? सागर आइलैंड। तो वहीं पे इस मेले का आयोजन होता है, उसी के नाम पे गंगा सागर मेला नाम रखा गया है। तो कहां पे? गंगा सागर मेला। आपको ध्यान रखना है कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है, और यह हर वर्ष कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति। अभी हमने बताया आपके साथ डिस्कस किया, 14-15 जनवरी के दिन उसको मनाया जाता है, और कपिल मुनि आश्रम के नजदीक इसको मनाया जाता है। और जो वेस्ट बंगाल के जो दूसरे मेले हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
रास मेला, जयदेव केंदुली मेला, रामकेली मेला और पौष मेला। लेकिन हमसे सवाल में पूछा गया था सबसे फेमस पश्चिम बंगाल के सबसे बड़ा मेला, तो कौन सा आंसर होगा? गंगा सागर। और जो अदर मेले हैं, फेस्टिवल्स हैं, फेयर हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। रास मेला अभी हमने देखा उसी ऑप्शन में था। उसके बाद से जयदेव केंदुली मेला उसी ऑप्शन में था, वेस्ट बंगाल से ही रिलेटेड है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सूरज कुंड मेला known as the International Craft Fair held in which state? यहां से आपको पूछा जा रहा है कि किस राज्य से संबंधित है कौन सा सूरज कुंड मेला। तो आपके सामने जो आंसर है, ऑप्शन है हरियाणा, उड़ीसा, उत्तराखंड और गुजरात। तो क्या उत्तर होगा इसका? ऑप्शन ए हरियाणा। ठीक है, ये क्या, इसमें क्या इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें इसकी क्या इतना महत्वता है जिसके कारण ये है? तो आइए देखते हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहा जाता है, मतलब कि क्राफ्ट फेयर है ये। कीवर्ड्स ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद से कब से शुरू हुई? 1987 से। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये जो सूरज कुंड मेला है हरियाणा में तो होता है, कब से स्टार्ट होता हुआ, पहली बार कब हुआ, आपसे पूछ सकता है। तो आप क्या होगा? 1987। आपको ये पता होना चाहिए फैक्ट। उसके बाद से देखिए, यह भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। यहां पे हाथों से कढ़ाई की हुई और हाथों से बनाया हुआ जो भी सामान है उसकी प्रदर्शनी होती है और उस चीज को कल्चरल हेरिटेज के रूप में देखा जाता है, उसको शोकेस करता है। इसे विश्व के सबसे बड़े शिल्प मेलों में से एक माना जाता है, मतलब कि इसकी ख्याति है। ऐसा नहीं कि केवल इसको भारत के लोग ही जानते हैं, नहीं, विश्व पटल पर भी इसको, दुनिया के अन्य देश में भी इसके बारे में जाना जाता है और लोग वहां से आते हैं यहाँ पे, उसको उस प्रदर्शनी में, उस मेले में प्रस्तुत होता है जो प्रदर्शनी क्राफ्ट्स। उसके बाद से हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम और उसके बारे में देखने और खरीदारी करने के लिए। ठीक है, और कब स्टार्ट हुआ? 1987 में। ठीक है, यहाँ पे है पर्यटन, वस्त्र, सांस्कृतिक और विदेश मंत्रालय इसको मिलके आयोजित करते हैं। हरियाणा का मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भारत का मिलके आयोजन करते हैं इस मेले का। हमारे सामने जो अगला सवाल है, केंदुली फेयर इज सेलिब्रेटेड इन, केंदुली मेला कहां आयोजित किया जाता है? अभी हमने देखा, अब बताइए, इसको बताने की जरूरत है। सवाल नंबर 5 अभी हमने देखा, तो कहां आंसर होगा? इसको सीधा हम टिक करेंगे। और कहा 14-15 मकर संक्रांति 14-15 जनवरी के दिन आयोजित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उसके बाद देखिए, अब हमारे सामने जो सवाल है वो चित्रकारी से रिलेटेड है। चित्रकारी से रिलेटेड है मतलब पेंटिंग। आपके सामने सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है वो है, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनकी आने की प्रोबेबिलिटी, उनकी आने का जो चांस है वो काफी ज्यादा है। वो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, कलमकारी कला के लिए पारंपरिक आधार सामग्री क्या होती है? कलमकारी मतलब कि ये सर्व एज द कन्वेंशनल बेस मटेरियल फॉर द आर्ट फॉर्म नोन एज कलमकारी। ठीक है, क्या है? मेटल, वुड, पेपर, कागज। तो क्या होगा हमारा आंसर? कपड़ा, मतलब क्लॉथ, ऑप्शन डी। और आपसे पूछा जा सकता है कि कलमकारी किस राज्य से रिलेटेड है, तो आपको ये भी आंध्र प्रदेश से। आपसे एग्जामिनर इस तरीके से सवाल पूछ सकता है। और इसमें देखिए, कलमकारी में जो एग्जामिनर है वो एक तो कलमकारी, कलम मतलब पेन, देखिए इस तरीके से आप देखिए, कलम कारी, कलम मतलब समझ गए आप, आपका पेन, कारी मतलब कारीगरी, कलम के द्वारा कारीगरी होता है, उसी को कलमकारी के नाम से जानते हैं। और कहां से रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से। और किस पे किया जाता है? कपड़े पे। और पेन से तो पेंटिंग होती है, चित्रकारी तो होती है, लेकिन ब्लॉक के माध्यम से। आप देखे होंगे कि ऐसे, मान लीजिए कि एक ऐसे होगा ब्लॉक, और इसमें जैसी भी डिजाइन होगी, जैसा डिजाइन होगा
उसको हम उल्टा करके कपड़े पे लगाया जाएगा, मतलब ब्लॉक के माध्यम से भी जो पेंटिंग होती है वो भी कलमकारी में ही आती है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है नेचुरल कलर्स का यूज होता है, ऐसा नहीं कि सिंथेटिक, मतलब कि जो प्राकृतिक कलर होते हैं उन्हीं का यूज होता है इसमें, ठीक है। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किस वास्तुकला शैली का प्रमुख उदाहरण है। देखिए ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूनेस्को के द्वारा इसको अभी हमने देखा ना इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऐड किया गया। आप बताइए कि किस साल इसको ऐड किया गया, ठीक है। ये आपके सामने सवाल है, किस साल ऐड किया गया, आप कमेंट करके बताइए। यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, ठीक है। देखते हैं हमारा सवाल कह रहा है कि किस वास्तुकला शैली का प्रमुख उदाहरण है। तो क्या कौन सा उदाहरण है, देखते हैं। शुद्ध मुगल है क्या, इंडो सैनिक, द्रविड़, उसके बाद केवल गोथिक। गोथिक एलोन मतलब कि केवल गोथिक नहीं, हमारा आंसर क्या होगा इंडो सैरेनेसिक, सैनिक, इंडो सैनिक, मतलब कि जो यूरोपियंस और इंडियंस स्ट्रक्चर का स्टाइल है वो उसका इस्तेमाल करके इसमें जो डिजाइन किया गया है उसको किया, मतलब बनाया गया है। और इसे किसके द्वारा किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। इसे फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने डिजाइन किया गया। आप एक बार यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके इसकी इमेज आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना खूबसूरत है। उसको आप उस अगर स्ट्रक्चर को डिजाइन को देखेंगे तो आपको पता लगेगा, आपने देखा भी होगा बहुत सारे मूवीज में दिखाता है उस डिजाइन को, उस स्ट्रक्चर को, ठीक है। और विशेषताएं फीचर्स क्या हैं, गोथिक तत्व यहां पे था ऑप्शन में एलोन, मतलब अकेला गोथिक नहीं, उसके साथ में जुड़ा हुआ। भारतीय शैली गुंबद और नक्काशी, मतलब डोम और कार्विंग, जैसे ऐसे होता है ना जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं डोम। और कार्विंग जैसे यहाँ पे पिलर्स हो गए और यहाँ पे है इसमें कोई नक्काशी हो गई तो इनको बोला जाता है कार्विंग, नक्काशी, मतलब डिजाइन होता है, छोटे छोटे जो डिजाइन होते हैं। अब हम हिस्ट्री के जो इतिहास का जो मुगल सल्तनत होगा उसको जब हम कवर करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जहांगीर ने क्या किया, किस तरीके की पद्धति अपनाई वहां पे। उसके बाद से हम देखेंगे कि अकबर ने किस पद्धति को अपनाई। ये सारी बातें वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए पहले इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस था, किसका नाम, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का, ठीक है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यहाँ पे आपके सामने आपको दिख गया 2004 में ऐड किया गया। जो अभी हमारे सामने सवाल था, आपसे हमने पूछा था कि कब ऐड हुआ था, तो 2004 में, ठीक है। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। मधुबनी चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मधुबनी चित्रकला कहां से रिलेटेड है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है और किस राज्य से रिलेटेड है। वो किस राज्य से रिलेटेड है, बिहार से रिलेटेड है। किस राज्य से, बिहार से रिलेटेड है। तो विशेषता क्या है, आपके सामने सफेद रंग में ज्यामितीय आकृतियां, ऐसा है, प्राकृतिक रंगों का उपयोग और पौराणिक चित्रण, ये है। उसके बाद से सोने की परत और उभार का उपयोग, ये है विशेषता। या फिर दरबारी दृश्य और सूक्ष्म चित्रकार, ये है विशेषता। क्या है विशेषता, आपके सामने जो 4 ऑप्शन है उनमें ऑप्शन बी हमारा सही है, यूज ऑफ नेचुरल कलर एंड डिपिक्शन ऑफ मिथोलॉजी। वहां पे उसके माध्यम से जो कृष्ण और देखते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कि पहले तो डिस्कस करते हैं कि क्या है, किस क्षेत्र से रिलेटेड। मधुबनी क्षेत्र चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है और इसमें कृष्ण और रामायण, अभी हमने देखा ना सवाल में ही लिखा था कि उस पे पौराणिक विषयों पर आधारित चित्रकलाएं होती हैं। और मिथिला रीजन, आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर की किस रीजन से, बिहार में बिहार की चर्चित मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से रिलेटेड है। तो कौन सा क्षेत्र है आपको पता होना चाहिए, मिथिला रीजन, ठीक है। ये कीवर्ड्स है आपके लिए, इस तरीके से आपको फैक्ट्स ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। यह पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा दीवारों और फर्श पे बनाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, देखिए जो ये चित्रकला होता है या फिर म्यूजिक होता है या फिर मेले होते हैं, उनको अगर आप इमेज के फॉर्म में या एक वीडियो देख लेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं
ये फैक्ट जो होते हैं वो कभी आपसे मिस नहीं होगा, तो काफी हेल्पफुल होता है, काफी ज्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। तो जैसे देखिए इस तरीके से मान लीजिए ये घर का डिजाइन है, हम लोग हम लोग बचपन में स्कूल में ड्राइंग के क्लास में ऐसे घर हैं। तो ये जो है, ये जो मिट्टी के दीवार पे देखते होंगे कि आपकी पहले के समय में, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, पहले के समय में जब मिट्टी की दीवारें होती हैं तो गोबर का लेपन लगता था, उसके ऊपर चित्रकारी होती थी। ठीक है, तो मान लीजिए इतना एरिया है तो यहां पे चित्रकारी होगा, इस एरिया में चित्रकारी होगा। ठीक है, और उसके बाद जो फर्श होता है डिजाइन किया जाता है, फर्श पे एक सेंट मतलब कि जो बीच का एरिया होता है वहां पे डिजाइन होता है, इसमें लिखा है ना वॉल और फ्लोर, वहां पे डिजाइन होता है। तो घरों के चारों तरफ दीवारों में, अंदर भी बाहर भी बहुत अच्छा लगता है, आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसमें चमकीले रंगों और जटिल डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हमारे सामने देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल है हमारा, सौरा चित्रकला एक जनजाति कला किस भारतीय राज्य से रिलेटेड है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया ना कि मधुबनी बिहार से, मिथिला क्षेत्र से रिलेटेड है, वैसा ही सवाल है। सौरा पेंटिंग ट्राइबल आर्ट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। पता है आपको? कमेंट करके बताइए। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। सौरा पेंटिंग है, किससे रिलेटेड है? उड़ीसा से रिलेटेड है, और ये एक ट्राइबल आर्ट है, जनजातीय कला है। आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि उड़ीसा के जो अभी चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री साहब है, उनका क्या नाम है। ठीक है, यह सौरा जनजाति द्वारा मुख्यतः दक्षिण ओडिशा में बनाया जाता है, वहां पे प्रचलित है दक्षिण ओडिशा में। और ये देखिए वर्ली के समान, वर्ली स्टाइल की जो पेंटिंग है, जो चित्रकला है, किस वारली किस कहां से रिलेटेड है? महाराष्ट्र से। ठीक है, तो आपसे, आपके पास में ये भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वर्ली स्टाइल से रिलेटेड मतलब कि सिमिलर में कौन सा सिमिलर है। आपके सामने सौरा पेंटिंग हो जाएगा, ऐसे ही करके कई ऑप्शन हो जाएंगे। अगर आपके पास में ये फैक्ट्स नहीं रहेगा तो आपका वो सवाल गलत हो जाएगा। तो क्या गलत होना चाहिए? अब होगा गलत? नहीं होना चाहिए गलत। ठीक है, उसके बाद से देखिए वो जो चित्रकला है उसमें क्या बनाया जाता है, क्या विषय होता है, किस थीम पे बनाया जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। डेली लाइफ रिचुअल्स जो होते हैं और जो प्रकृति से रिलेटेड जो थीम्स होते हैं उनको दर्शाया जाता है उस चित्रकला के माध्यम से। और दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। सबसे खास बात होती है पेंटिंग, जो पुराने हमारे ट्राइबल्स की जो पेंटिंग का स्टाइल है, अभी हमने देखा, आपने देखा कि अभी हमने जो भी डिस्कस किया उसमें किसका नेचुरल कलर्स का यूज हो रहा है उसमें। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से देखिए अगला सवाल है हमारे सामने, गोंड चित्रकला, ये भी हमारा क्या है? ट्राइबल पेंटिंग है, में कलाकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हस्त निर्मित ब्रश को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? देखिए आपसे यहाँ पे ब्रश के बारे में पूछा गया, अब पूछ ले कि ये जो पेन है इसको क्या कहा जाता है, जिससे हम लिख रहे हैं इसको क्या, मतलब कि इस पेन को अगर इसका कोई स्पेशल नाम है जिससे हमने यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं तो इस पेन का नाम क्या है, ये पूछ सकता है आपके एग्जामिनर। वैसा ही सवाल है कि जो गोंड चित्रकला में कलाकारों द्वारा उपयोग किया जाने वाला ब्रश है उसको स्थानीय भाषा में कुछ कहा जाता है, उस वो ही नाम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है? कलम, कलम है क्या? बताइए। लिखानी, ये है क्या? काढ़ी, ये है क्या? या फिर ऑप्शन जो डी है कूची, ये है क्या? क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी होगा, कूची। ठीक है, अरे जो कूचा नाम तो सुने ही होंगे, सबके घर में होता होगा यार, आप लोग के घर में कम से कम तो जो मतलब कि यूपी बिहार के लड़के हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको तो पता ही होगा। ऐसे कूचा होता है ना, यहाँ पे बंधा होता है, यहां से पीछे से स्टेबल करने के लिए लकड़ी लगी होती है, हाँ, सफाई करने के लिए यूज होता है। अरे सबसे बड़ी बात वो छोड़ो ना, झाड़ू, कूचा तो एकदम से स्थानीय
नाम हो गया झाड़ू। झाड़ू अब तो पता होगा, उसी को बोला जाता है कूची। हमारे स्थानीय भाषा में कूची बोला जाता है। और जैसे क्या होता है इसमें कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, ठीक है, और इसको मार मार के इसको काफी ज्यादा तोड़ दिया जाता है, ऐसे हो जाता है। इसी को कलर में डुबो के उससे चित्रकलाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। हमारे सामने देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल होने से पहले देखिए कि ये सवाल का जो और डीप में जो फैक्ट्स हैं वो आपको क्या कहते हैं, ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अभी हमने बताया कि पेड़ की छाल के रेशों से बना हुआ हस्त निर्मित ब्रश है। यह गुण भित्ति चित्रों और कैनवास पेंटिंग में उपयोग किया जाता है। गौड़ चित्रकला मध्य भारत की गौड़ जनजाति से, अभी हमने बताया, सवाल के शुरू में ही बताया कि जनजाति चित्रकला से रिलेटेड है। और जो किस क्षेत्र में जनजाति, अभी हमने तो बताया, लेकिन किस क्षेत्र में वो यूज होता है, वो राज्य मध्य प्रदेश, दिंडोरी पतनगढ़ विलेज, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और गौड़ चित्रकला को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है? जीआई टैग कौन देता है? कौन देता है ये आप कमेंट करके बताइए। और कितने सालों के लिए ये निश्चित किया जाता है, वर्ष, ये भी आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिर हम आपसे अगले सेशन में डिस्कस करेंगे इन सभी सवालों को। हमारे सामने, आपके सामने जो एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है वो क्या है? फ्लाइंग अप्सरा चित्रकला निम्नलिखित में से किस गुफा की प्रसिद्ध कृति है? यहां पे देखिए, फ्लाइंग अप्सरा किस गुफा से रिलेटेड है। जैसे आप अजंता एलोरा के बारे में पढ़ा होगा आपने, शायद ये आपको इंफॉर्मेशन पता भी हो, ये आपको फैक्ट्स पता भी हो, लेकिन देखिए यहाँ पे नाम थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। फ्लाइंग अप्सरा की बात हो रही है। ये कीवर्ड है आपके लिए, कि आपके लिए अगर एग्जामिनर ऐसे आपको कीवर्ड्स आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है सवाल में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो सवाल देखते ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? कार्ले, अजंता, एलोरा या फिर एलिफेंटा, कौन सी गुफा होगी? ठीक है, आइए देखते हैं। पता है क्या आपको? ये रहा आपके सामने सवाल का उत्तर। अजंता कहां पे है? महाराष्ट्र। और सबसे बड़ी बात, जो डिफरेंस है ना अजंता और एलोरा और एलिफेंटा केव में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अजंता केव में बुद्धिज्म की पेंटिंग मिलती है, और ये भी आपको हम डिस्कस करेंगे। इतिहास, जो हिस्ट्री का जो हमारा सेशन होगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि किन इन गुफाओं में कौन कौन सी वो जैन से रिलेटेड है। वहां पे जो चित्रकला है जैन से भी है, बुद्ध से भी है, बुद्धिज्म से भी है, उसके बाद में हिंदुइज्म से भी रिलेटेड है, ठीक है, जो चित्रकला है। फिलहाल इस सवाल में फ्लाइंग अप्सरा हमने देखा कि अजंता की प्रसिद्ध कृतियों में से एक है, और 2nd सेंचुरी BCE से 6th सेंचुरी CE, ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। BCE, देखिए यहां 0 आया, उसके बाद में 6 CE, इसके बीच में डेवलपमेंट हुआ है। इस गुफा के अंदर जो चित्रकला है, ऐसा नहीं कि ये गुफा बनी है, नहीं, उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ है इस टाइम पीरियड के अंदर। आपसे ये आपको फैक्ट्स ध्यान रखना है, ठीक है। और जो थीम होती है, थीम जातक टेल, बुद्धा लाइफ, बोधिसत्वा, पद्मपानी, वज्रपानी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो बुद्ध से रिलेटेड जो कथाएं हैं, उनका जो कंपाइलेशन है, उसको बोला जाता है जातक टेल। मतलब कि जो स्टोरीज होती हैं, जो कहानियां होती हैं, उनको बोला जाता है। और बुद्ध से रिलेटेड, जो उनकी जीवन से रिलेटेड जो थीम है, उस पर आधारित चित्रकला है। और बोधिसत्व, इनसे रिलेटेड चित्रकला है। और अभी हमने देखा, हमने बताया कि हम डिस्कस करें, लेकिन थोड़ा बहुत यहां से भी एलोरा में जो चित्रकला है, उसकी थीम क्या क्या है? हिंदू से रिलेटेड चित्रकलाएं वहां पे मिलेंगी, बुद्धिज्म से रिलेटेड चित्रकलाएं मिलेंगी, और जैन से रिलेटेड चित्रकलाएं मिलेगी। आपसे देखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो जैना केव है एलोरा की, वहां पे कैलाश टेम्पल बहुत बेहद ही, मतलब कि एक तरीके से होता है ना कि ऐसा सवाल, ऐसा टॉपिक एग्जामिनर पूछ ही लेता है, उसका फेवरेट, जैसा लगता है कि फेवरेट है वो, तो वो है फेवरेट। कौन सा? कैलाश टेम्पल, कैलाश मंदिर किसमें है? एलोरा से रिलेटेड है। और किस थीम पे वहां पे आपको चित्रकलाएं मिलेगी, ये भी आपको पता है। और एलिफेंटा में किससे रिलेटेड है?
शिव स्कल्पचर मतलब शिव जी से रिलेटेड वहां पे आपको चित्रकलाएं मिलेंगी, वहां पे आपको उभरी हुई, ऐसा नहीं कि चित्र बना होगा, नहीं, पत्थरों को काट काट के हमने काफी डिटेल में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में, जो इतिहास का जो हमारा सेशन होगा। मतलब यहाँ पे स्कल्पचर का जैसे देखिए, स्कल्पचर का मतलब होता है कि जो आप चित्र मतलब कि मूर्तियां देखते हैं ना, उसको एक तरीके से आप समझिए कि वो स्कल्पचर है। तो शिव जी की मूर्तियां वहां पे पत्थरों को काट काट करके बनाई गई हैं। ठीक है, कार्ले अभी हमने देखा, वहां पे किससे, चैत्य हॉल बुद्धिज्म में। ठीक है, वहां पे जो हॉल होता है, जो सेंटर में हॉल होता है, वहां पे बैठ के वो प्रार्थना करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं चैत्य हॉल। हमारे सामने जो अगला सवाल है वो है, व्हाट इज यूज अलोंग विथ मिल्क ऑफ टू डिस्टिल द पिथोरा कलर इन पिथोरा पेंटिंग। ठीक है, देखिए कितने डिटेल में आपके सामने सवाल है कि पिथोरा चित्रकला में रंग बनाने के लिए दूध के साथ क्या मिलाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसका उपयोग किया जाता है? क्या भाई साहब नींबू रस का उपयोग किया जाता है, महुआ का उपयोग किया जाता है, या सेब का साइजर, या फिर इमली का पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है? पता है क्या आपको? अगर पता है तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा उत्तर क्या होगा। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी, महुआ। ठीक है, जो पिथोरा पेंटिंग है, आप कमेंट करके बताइए कि किस राज्य से रिलेटेड है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है। देखिए कन्वर्सेशन होना चाहिए, आप कमेंट करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। आपके माध्यम से आपका जो भाई जो पढ़ रहा होगा, हो सकता है उसको ना पता हो, उसके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो, लेकिन वो सोच रहा हो कि देखेंगे, लेकिन हाथों हाथ देख लेगा उसको, उस इंफॉर्मेशन को। हो सकता है कि एग्जाम में उसका एक सवाल और एक्स्ट्रा सही हो जाए। ठीक है, तो देखिए, पिथोरा पेंटिंग इज अ रिचुअलिस्टिक ट्राइबल आर्ट ऑफ रथवा एंड भील ट्राइब। आपको पता लग गया होगा भील ट्राइब कहां पे है क्या पता आपको? है, बताइए। यह गुजरात और मध्य प्रदेश में प्रचलित है। पिथोरा पेंटिंग कहां पे प्रचलित है? मध्य प्रदेश और गुजरात में, और राठवा और भील जनजातियों की अनुष्ठानिक कला है। ठीक है, और देखिए अनुष्ठानिक कला के कहने का मतलब क्या है? जो रिचुअल्स वहां पे फॉलो होते हैं, उनका रिचुअल्स होता है उन जनजाति का, उससे रिलेटेड जो चित्रकला है उसको बोला जाता है अनुष्ठानिक। प्राकृतिक रंगों को दूध और महुआ के साथ मिलाया जाता है। जो नेचुरल कलर होते हैं, उस चित्रकला में उपयोग होने वाले कलर, उनको दूध और महुआ का जो रस होता है, ऐसा तो है नहीं कि महुआ फल को ही मिला देंगे, ऐसा तो है नहीं। आपने सोचा क्या ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। महुआ का जो रस होता है उसको निकाल के दूध के साथ मिक्स करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। महुआ पेड़ का फूल रस रंगों को चमकदार बनाता है। किसके लिए यूज होता है? देखिए हर एक, पहले के समय में ऐसा नहीं है कि ऐसे ही यूज हो जाता था, नहीं, उसमें जो उसका क्या कारण है, महुआ को दूध के साथ मिला के इस्तेमाल करने का क्या कारण है, ये भी यहाँ पे आपको पता लग गया कि उससे चमकदार बन जाता है। ठीक है, और रंगों को दीवार पर टिकाऊ और मजबूत बनाता है, मतलब कि बहुत अच्छे से लग जाता है, दीवार में चिपक जाता है। ऐसा नहीं कि पानी पड़ा निकल गया, नहीं। अभी देखते हैं ना कि आजकल के जो सिंथेटिक पेंट है, वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, दिखाते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन उनका पेंट दीवार से नहीं निकलेगा, ऐसे करके एडवर्टीजमेंट करते हैं। लेकिन बहुत पहले से ही देखिए यहाँ पे उसका भी ध्यान रखा गया है, उसमें दूध और महुआ का रस मिला के। ठीक है, इस तरीके से ये सेशन हमारा आज का बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें संगीत, मेला, त्योहार और चित्रकला, इससे रिलेटेड सवाल आपके सामने थे। सारे जो भी महत्वपूर्ण सवाल आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आपको देखना है। और ये सेशन आपको कैसा लगा, और आप कमेंट करके बताइए कि ये सेशन में आपके सामने जो सवाल हैं, वो सवाल आपको उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन है, और जो सवाल हमने पूछा है आपसे, वो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। आपका चैनल है जीएस क्रैक जीएस विद अमित।
ठीक है, आपका चैनल है और आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए ताकि वो कहीं पीछे ना रह जाएं। और जो हाँ, इसके साथ में आप जो जो YouTube का जो चैनल है उसके पोस्ट वाले सेक्शन में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको भी आप सब्सक्राइब करिए, और जो टेलीग्राम में का चैनल उसको भी सब्सक्राइब करिए। वहां पे आपको आसानी से इसके पीडीएफ्स, उसके जो अदर एक्स्ट्रा जो सवाल हैं और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिसको हर दिन का जो न्यूज होता है, जो स्टैटिक पोर्शन का, उसको भी शेयर करते हैं। वहां से आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। तो इस तरीके से ये सेशन आपका कंप्लीट होता है। अगले सेशन में स्टैटिक का पोर्शन और ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसके माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।